वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटम की साख्त के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, 2n⁻2 होता है। ठीक है, अब शेल वो कौन सा कह रहा है, आपके पास तीसरा शेल, मतलब एम शेल की बात हो रही है। तो n की वैल्यू आपके पास थर्ड शेल है, तो n की वैल्यू आपने 3 पुट कर देनी। 3 पावर 2 लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 2 जार 18। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास सेकंड वाला एमसीक्यूज है, कहता है डिस्चार्ज ट्यूब पर तजर्बात से क्या मालूमात हासिल की गई। जब डिस्चार्ज ट्यूब में तजर्बात किए गए तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है हमने दरियाफ्त हुए थे। ठीक है, तो जी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड वाला एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है, कहता है आइसोटोप्स को एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में क्यों जगह ना दी गई। अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। अब आइसोटोप्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर उनको जो है पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यही आप रीजन लिखोगे, एक एलिमेंट्स के तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर चूंकि एक ही होता है, मतलब कि आइसोटोप्स में किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक ही जैसा होता है। अब एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो फिर पीरियोडिक टेबल में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं इसलिए पीरियोडिक टेबल में इनके लिए मुख्तलिफ जगहों की जरूरत नहीं है। तो जी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास है फोर वाला एमसीक्यूज, आइसोटोप में कौन जर्रा मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होता है। अब देखें, आइसोटोप की डेफिनेशन है कि जिसमें एटॉमिक नंबर आपका सेम होता है और मैस नंबर मुख्तलिफ होता है। ठीक है, मैस नंबर क्यों मुख्तलिफ होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसने ये पूछा हुआ है कि आइसोटोप में कौन सा जर्रा मुख्तलिफ तादाद में मौजूद होता है, तो वो न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी तादाद जो है मुख्तलिफ होती है। तो बे वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर डेफिनेशन पे आप गौर करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि इसमें प्रोटॉन्स की तादाद तो जो है सेम होती है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है मुख्तलिफ होती है। उसके बाद आपके पास है फाइव वाला एमसीक्यूज, कहता है ऑक्सीजन के कौन से आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो आपके पास O16 में, अब देखिएगा ये तो मैस नंबर है, 16 ऊपर मैस नंबर को शो कर रहा है। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके पास 8 हो गए। अब हमने बात है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो एटॉमिक मैस में से प्रोटॉन की तादाद को माइनस कर दें तो देखिए न्यूट्रॉन की तादाद आपके पास आ जाएगी। तो न्यूट्रॉन की तादाद हमने कैसे निकाली, मैस नंबर में से, मतलब 16 में से एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दें, तो 16 में से 8 निकालेंगे तो आपके पास 8 आएगा। तो देखिए ये भी 8 आंसर आया, मतलब न्यूट्रॉन्स भी आपके पास 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 8 होगी और प्रोटॉन की तादाद भी आपके पास 8 होगी। तो O16 आपके पास ऑक्सीजन का ऐसा आइसोटोप्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद आपके पास सिक्स वाला एमसीक्यूज है, कहता है नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा जबकि इसके आइसोटोप्स N14 और N15 की फीसद मिकदारें बिल तरतीब दी गई हैं। अब अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास वाला अगर टॉपिक पे आए तो रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने को उसने कुलिया हमें दिया था, जिसमें आपने क्या करना था, जमा करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास 2 दिए आइसोटोप्स या 3 दिए, जितने भी दिए हैं, हमें उसमें 2 दिए हुए हैं, तो आपने दोनों को प्लस करना होता है। किस किस को, सबसे पहले आपके पास है उस आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास, और पी आपके पास उसकी कुदरती मिकदार कितनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर अगले आइसोटोप का हम क्या करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और उसकी कुदरती जितनी उसने मिकदार दी हुई है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में प्लस का साइन है, ऐड करके 100 पे डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज़ को देखिएगा कैसे करना है। देखें, सबसे पहले उसने हमें जो है मैथ्स तो बताया हुआ है, एक का 14 है, एक का 15 है। ठीक है, और उनकी मिकदारें या अबंडेंस भी हमें साथ दी हुई है। 14 वाले की है 99.64 और 15 वाले की 0.35। तो हमने क्या करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जो है फार्मूला वहां से देख के लिख लीजिएगा। मैंने सम का साइन लगा दिया। ठीक है, सम करना है मैस ऑफ आइसोटोप, उस आइसोटोप का मैस, जैसे पहले का आपके पास क्या है 4 है, उसी मैस को उसकी अबंडेंस उसने दी हुई है 99.64। पहले के लिए उसने ये आंसर दिया हुआ है और दूसरे के लिए उसने ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, 14 को 99.64 के साथ जड़ब किया, दरमियान में प्लस का साइन लगाना है, और 15 को 0.35 इसके साथ जरब करना है और डिवाइड कर देना है 100 के साथ। ठीक है, जितने भी हो, 2 हो 10 हो, जितने भी आप सब को आपने ऊपर लेके डिवाइड आपने 100 पे ही करना है।
तो उसके बाद आपने कैलकुलेटर के साथ करना है। 14 को 99.64 से मल्टीप्लाई करोगे 1394.96 आता है, और 15 को 0.35 से करोगे तो 5.25 आता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में आपका 100 वैसे ही आएगा। अगले स्टेप में आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, तो आपके पास 1400.21 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 100 वैसे आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर पे कीजिएगा तो 14.0021 आपके पास फाइनल आंसर आएगा, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन बनता है। उसके बाद आपके पास 7 वाला एमसीक्यूज है, कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग एक माहिर असास कदीमिया के लिए किस तरह मुफीद है। अब देखें ना, माहिर असास कदीमिया में आपके पास जैसे लकड़ियां हैं बहुत पुरानी हो, या आपके पास हड्डियां हैं, कुछ जानवर मर गया है, तो उसका मतलब अगर उम्र का अंदाजा लगाना हो तो उसमें ये जो है रेडियो कार्बन डेटिंग जो है एक अहम किरदार अदा करती है। तो ये अली वाला ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। इसकी मदद से नामियाती मवाद की उम्र मालूम की जा सकती है, ठीक है। उम्र मालूम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपके पास जो है 8 वाला एमसीक्यूज है, न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स को कौन सी ताकत पकड़े रखती है। तो सीधा सीधा न्यूक्लियस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब कि ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, मतलब उन पार्टिकल्स को ताकतवर जो है वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उनको जकड़े रखती है या पकड़े रखती है। तो आपका अली वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा कि इन पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स, मतलब प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो आपके पास न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, स्ट्रॉन्ग, एक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो आपके पास मतलब कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, तो उनको जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जोड़े रखती है। तो अली वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 9 वाला एमसीक्यूज है, कहता है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर किस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना होता है, ये हमारे पास एटम है कोई, उसका ये सेंटर है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द शेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है मसलसल गर्दिश कर होते हैं, ठीक है। मसलसल गर्दिश करने की वजह से उनके पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो है वो न्यूक्लियस इनमें ही मोशन करते रह जाते हैं, ना कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते, अपनी मोशन को जो है न्यूक्लियस के गिर्द दोहराते रहते हैं। तो उसने ये पूछा हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर किस तरह अपना वजूद बरकरार रखते हैं। तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम कर अपना वजूद जो है बरकरार रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला एमसीक्यूज है 10 वाला, कहता है रुबीडियम के दो आइसोटोप्स हैं, एक रुबीडियम 85 है, एक रुबीडियम 87 है। हल्के आइसोटोप्स की फीसद मिकदार, अब हल्का 85 हल्का है या 87, ये आपके पास हल्के वाला है, इसकी आइसोटोप्स की फीसद मिकदार उसने हमें दे दी हुई है, ठीक है। अबंडेंस उसने दे दी हुई है। कहते हैं इसके बारी आइसोटोप, तो बारी आइसोटोप ये वाला है, ठीक है। ये इसकी बात हो रही है कि फीसद मिकदार मालूम करें, जबकि इसका औसत रिलेटिव एटॉमिक मास ये है। अच्छा, सीधा सीधा उसने पूछा हुआ है, उसने कहा है कि जो हल्का वाला पार्टिकल है उसकी मैंने आपको दे दी हुई है और बड़े वाली की आपने फाइंड करनी है। तो आपको पता है ना कि हर आइसोटोप की जो फीसद मिकदार होती है वो 100 होती है। अब 100 होती है तो मतलब इन दोनों की 100 टोटल होनी है, लेकिन उसने एक ही बता दी है 72.2 है। तो 100 में से इसको माइनस कर दो, 100 में से आपने 100% में से इतना हिस्सा जो है हल्के वाले के लिए माइनस कर दो 72.2%, तो आपके पास 27.8% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसने परसेंटेज पूछी हुई थी तो हमें पता है 100% में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल वाला आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ, और जो है इन क्वेश्चंस के आंसर जो है बुक में एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। बच्चे कुछ वीडियोस देख के तो आराम से वही बुक्स पे लगा लेते हैं, वो जो है करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब 2 मार्क्स आपको उसमें से नहीं मिल सकते हैं कभी भी। तो आपने जो है इनके मैक्सिमम आंसर्स लिखने हैं, जो परफेक्ट लगेगा कि वाकई इसमें आंसर है वो मैं लगवा दूंगी। जैसे ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाला है, इसका आंसर बुक में है, मैंने 21 22 पेज लिखा हुआ है, लेकिन इतना एग्जैक्ट 2 मार्क्स का नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जो मेन पॉइंट्स है वो उसमें से स्किप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपके पास है एटम के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि इसका तकरीबन सारा मैस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब ना इसको मैं लिखवा भी देती हूँ और साथ जो है थोड़ी सी डिटेल भी बता देती हूँ। देखें, कोई भी आपके पास एटम है, ठीक है, एटम का यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन, और जो आपके पास शेल्स होते हैं, इसके पास जो शेल्स होंगे उनमें आपके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको इतना पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में, ठीक है। इनका मैस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है।
अब इनका मास बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का ना होने के बराबर होता है। तो यही रीज़न है कि एटम का सारा जो मास होता है इसके न्यूक्लियस में होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो सारा मास है, यही 2 वज़नी आपके पास पार्टिकल्स है और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब फिर एटम का सारा मास जो है वो किसमें होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो आपने लिखना कैसे है? आपने कहना है एटम का तकरीबन सारा मास इसके न्यूक्लियस में होता है। क्यों? कि भारी ज़रात जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि वो मजमूई मास पर असरअंदाज नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब तीनों के मास को जमा कर लेना तो इलेक्ट्रॉन का होता ही इतनी उसकी छोटा आंसर होता है कि मतलब कि इफेक्ट ही नहीं आता है। इन तीनों के मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मास को जमा करो तो उसमें कोई इतना खास फ़र्क नहीं आता है, ठीक है? तो ये आपके पास 3 से 4 लाइनों का आंसर बनता है, आपने यही करना है। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला है एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? अब बच्चों इसकी मेन एक ही रीज़न है, अगर आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो, इसी वजह से एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है? एटॉमिक नंबर के फ़र्क की वजह से एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी ऐड किए, पहले इसको आंसर देखिए आपने कैसे लिखते हैं। एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि इनके एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है। मेन चीज़ आपकी ये है कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होगी, इस वजह से कहते हैं इनकी तबी खसूसियात जो भी हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। अब तबी खसूसियत कैसे तब्दील होती है, मैंने एक एग्जांपल इसी की एक ऐड की है ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो। हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन में आपको पता है 1 प्रोटॉन होता है। 1 प्रोटॉन होने की वजह से हाइड्रोजन आपके पास गैस है, ठीक है? तो तभी इसकी खसूसियत क्या है कि गैस है। अब देखिएगा सोने की एग्जांपल लेते हैं। सोने में 79 प्रोटॉन होते हैं। जब ये 79 प्रोटॉन होते हैं इस वजह से ये भारी भी होता है और एक धात मतलब मेटल भी है, ठीक है? एक चमकदार मेटल भी, सोना आप लोगों ने देखा हुआ है। तो गैस और उसमें कितना डिफरेंस आ गया, एक चीज़ गैस और एक ठोस की शक्ल में है। मतलब एक में 1 प्रोटॉन था, एक में 79 प्रोटॉन थे। मतलब कि एटॉमिक नंबर के डिफरेंस की वजह से एलिमेंट्स भी आपस में क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं ट्रीटियम जो है उसका एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है 3 और एटॉमिक नंबर जो है 1 है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, गैर मुस्तहिकम होते हैं, ठीक है? जब कोई भी चीज़ आपके पास बैलेंस ना हो, मतलब कि अनस्टेबल हो, तो फिर वो अनस्टेबल होने का मतलब है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है बराबर ना होना, ठीक है? तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद ना बराबर हो तो फिर हम लोग उसको कहते हैं कि ये गैर मुस्तहिकम है या अनस्टेबल है। अब हर चीज़ की कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी कोशिश होती है हम लोग स्टेबल हो जाएँ, मुस्तहिकम हो जाएँ। उनके लिए उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर से, ज़ाहिर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ जो है अगर इम्बैलेंस आपके पास आपका जो है न्यूक्लियस हो जाए तो कोशिश होती है बैलेंस होने के लिए। तो बैलेंस होने के लिए ये अपने जो है अपने अंदर से या तो रेडिएशंस अल्फा बीटा की सूरत में जो है वो निकालता है या एनर्जी को अपने अंदर से खारिज करता है ताकि बैलेंस हो सके। तो उसने पूछा हुआ है कि ट्रीटियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? तो ट्रीटियम भी कुछ इसी तरह का, ट्रीटियम अनस्टेबल होगा जिस वजह से ये रेडिएशंस को खारिज करेगा। अगर रेडिएशंस को खारिज करेगा तो हम इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम दे देंगे। तो चलिए देखें इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। ट्रीटियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ठीक है? ट्रीटियम जो है वो हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है जिसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अभी देखिए ना, प्रोटॉन की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 2 है, तो ये गैर मुस्तहिकम है, बैलेंस नहीं है काम। कहते हैं जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तनासुब जो है अब 2:1, ये बैलेंस तो नहीं ना, क्या हो गया, गैर मुस्तहिकम हो गया, अनस्टेबल हो गया। न्यूक्लियस मुस्तहिकम होने के लिए अपने अंदर से मुसलसल बीटा पार्टिकल्स खारिज करता है। अगर बीटा पार्टिकल्स खारिज करता है तो आपने लिखना है, इसलिए ये उर्दू में लिखिएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? वैसे वो आपका जो है 3-4 लाइनों में आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास 5 है, कहते हैं एक एटम किस तरह एनर्जी जज़ब और खारिज करता है। कि एक एटम देखें ना, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन ने पहले शेल से दूसरे शेल में या दूसरे से पहले की तरफ, इस तरह मतलब उसने जंप करना होता है, ठीक है? तो जब जंप करता है तब उसको एनर्जी जज़ब करनी पड़ती है, जब फिर वापस आता है उसको एनर्जी खारिज करनी पड़ती है। मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ, हो सकता है ना समझ आई हो। आप सपोज करें कि आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है आपके घर में, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। उसका मास ना होने के बराबर आपको फ़ील होगा, लेकिन जो ही आपको हम
कोई कह दे कि इस पत्थर को उठा के तो छत पे लेके जाओ, तो आपको उसका मैस बहुत ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि बड़ा पत्थर है, पहले तो ज़मीन ने उसका वज़न उठाया हुआ था। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी चाहिए ताकि आप उठा के उसको छत पे लेके जा सकें। तो सेम काम यही इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं, ठीक है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स तो शेल्स में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ने अगर पहले शेल से दूसरे शेल में जाना है, तो ये एनर्जी कहाँ से लेता है? बच्चों, एनर्जी देखिए ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके पास आ सकती है। अगर आप देखिए, सन से आ रही है लाइट, ठीक है? लाइट आ रही है आपके पास। तो लाइट जो है, हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट जो है एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स होते हैं, ठीक है? आप लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता डिटेल में जब जाएँगे तो आपको समझ आएगी कि लाइट भी आपके पास एनर्जी के छोटे-छोटे पैकेट्स हैं, जिनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो लाइट जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है तो ये एनर्जी को अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जंप कर सकते हैं। पहली रीज़न ये हो गई। दूसरा ये कि अगर हीट किसी तरीके से सन से हीट आ रही है या आप हीट काट रहे हो, जो भी आप लोगों ने, उसको अगर हीट मिल जाए तो हीट मिलने से भी पार्टिकल्स के आपस में टकराव होता है, ठीक है? हीट मिलेगी तो हीट आपके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को ऑब्ज़र्व करके फिर भी अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। या फिर ये है कि शेल्स में घूमते-घूमते इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपस में टकराव हो रहा है, तो टकराव की सूरत में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उस सूरत में भी हो सकता है इनकी एनर्जी बढ़ सके, तो डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, ठीक है? तो हमने यही थोड़ी-सी रीज़न लिखनी है कि एक शेल से जब दूसरे शेल में जाता है तो उसने एनर्जी बाहर से लेनी होती है। उस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है? इसी तरह का एक क्वेश्चन है वो यहाँ पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन इसके साथ ही रिलेट होगा, ठीक है? इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सेम इसी तरह की थोड़ी डिफरेंट करके हम लोग रीज़न लिखेंगे। तो पहले आप इसका प्रॉपर आंसर देखिए, आपने क्या लिखना है। तो आपने लिखना है, एक एटम इस वक़्त एनर्जी जज़ब करता है। कब जज़ब करता है? जब एक शेल से दूसरे, मतलब लोअर शेल से हायर शेल, पहले से दूसरे में या दूसरे से तीसरे में जा रहा हो, तो तब उसको एनर्जी जज़ब करनी पड़ती है। एक बड़ी रीज़न ये है एनर्जी जज़ब करने की, कि देखिए ना, अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद पहला शेल है, उसके बाद आपके पास दूसरा शेल है। तो पहला शेल जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, और न्यूक्लियस अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये इतनी मजबूत फोर्स होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलने नहीं देती है। इस वजह से ये रीज़न बनती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है, ताकि वो इस शेल से दूसरे शेल में जो है मूव कर सके। तो आप लिखेंगे, एक एटम इस वक्त एनर्जी जज़ब करता है जब इसका कोई इलेक्ट्रॉन बिरोनी एनर्जी हासिल करके निचले शेल से ऊँचे शेल में जाता है, ठीक है? मतलब कि पहले शेल से दूसरे शेल में जाता है, ऐसे लिख लें, या निचले शेल से ऊँचे शेल वाला ज़्यादा ठीक है। इसके बरकस जब वो इलेक्ट्रॉन वापिस, अब आपने इतना लिखा है कि जब एक शेल से निचले शेल से ऊपर वाले शेल में जूँ-जूँ अगले-अगले शेल की तरफ जाएगा, उसको एनर्जी क्या करनी पड़ रही है? हासिल करनी पड़ रही है, ठीक है? अब जब ये हासिल करके इस शेल में जाएगा, तो वो जो एनर्जी इसने हासिल की थी, इसके अंदर अब्ज़ॉर्ब है, तो जब इसने वापिस आना है, उस एनर्जी को फिर इसने जो है फेंक देना है, ठीक है? निकाल देना है। इसके बरकस जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ऊँचे मदार से, अब ऊँचे से उसने नीचे वाले की तरफ जाना है, निचले मुस्तहिकम मदार। अच्छा, मदार की जगह ना शैल लिख लें तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान है, या मदार ही लिख लें जो आपको आसान लगता है। इसके बरकस जब वो इलेक्ट्रॉन वापस ऊँचे मदार से निचले मुस्तहिकम मदार में गिरता है, तो एनर्जी खारिज करता है। जज़ब या खारिज होने वाली एनर्जी की ये मिकदार दोनों मदारों के दरमियान मौजूद फ़र्क की वजह से होती है। अब दोनों मदारों का फ़र्क है, ये आपके पास न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है और ये न्यूक्लियस से दूर है। तो कहता है ये इसको जो जज़ब करनी पड़ रही है या इमिट करनी पड़ रही है, खारिज करनी पड़ रही है, इसकी रीज़न ये है कि इन दोनों मदारों में फ़ासला है कुछ, ठीक है? उस वजह से ये जज़ब या खारिज करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है और इसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।